Yes, students, in the last lecture, we had discussed about the types of heat engines. Heat engines, external combustion engine, internal combustion engine. देखिए, हमने हीट इंजन के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था कि हीट इंजन क्या होता है, उसकी क्या क्या वर्किंग पार्ट्स होते हैं, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, हीट सोर्स क्या है, सिंक क्या है। इसके अलावा हमने उसकी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बनाया था और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का एक तरीका भी है, वो भी मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी को। बेसिकली एफिशिएंसी क्या बताएगी? एफिशिएंसी ये बताएगी कि कोई भी हीट इंजन कितनी हीट एनर्जी को यूटिलाइज करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, वर्क डन में कन्वर्ट करता है। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमने ये डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक, अच्छा इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हीट इंजन दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन नाम से पता लग रहा है कि जो कंबशन प्रोसेस होगी, फ्यूल की बर्निंग होगी, वो इंजन के बाहर की जाएगी। और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होगा, जो इंजन का चैम्बर होगा उसी के अंदर फ्यूल को बर्न करेंगे। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कार्नो इंजन एंड कार्नो साइकिल। देखिए साडी कार्नो, इन्होंने एक इंजन के बारे में इमेजिनेशन किया। बेसिकली हीट इंजन के अंदर बहुत सारे डिसिपेशन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था डिसिपेशन किस तरह से हम जो भी हीट एनर्जी उसमें प्रोड्यूस करते हैं वो सारी हीट एनर्जी वर्क डन में यूटिलाइज नहीं हो पाती। बाकी की एनर्जी कहाँ जाती है? डिसिपेट होती है हीट की फॉर्म में। जैसे फ्यूल को बर्न करेंगे तो पहले इंजन गर्म होगा, इंजन मेटल का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है तो वो हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एनर्जी के लॉसेस होंगे। इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होगी तो साउंड एनर्जी की फॉर्म में भी एनर्जी का लॉस होगा। जैसे फ्यूल को बर्न करने पर 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द हीट गिवन टू द इंजन, ये इंजन को हीट एनर्जी दी जा रही है। और अगर हम ऐसा इंजन बना लें कि जिसको जितनी भी हीट एनर्जी दें वो सारी की सारी हीट एनर्जी किसमें यूटिलाइज हो जाए? वर्क डन में यूटिलाइज हो जाए, तो ऐसे इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो ऐसे इंजन की एफिशिएंसी होगी 100%। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम जो भी हीट एनर्जी उसमें प्रोड्यूस करेंगे, रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी और हीट का लॉस होगा। इसके अलावा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो 100 जूल की एनर्जी देने से 40 जूल का तो वर्क डन होता है, 40 जूल का तो वर्क डन हो जाता है। बाकी के 40 जूल, बाकी के जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। जैसे 40 जूल फिर से हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहे हैं, ये वर्क डन हो रहा है। और 10 जूल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फ्यूल को बर्न करने पर लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, तो 10 जूल की लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का डिसिपेशन। 40 जूल हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि जो भी इंजन होगा, इंजन के अंदर जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो वो गर्म होकर के क्या करेगा? रेडिएशन करेगा। और हीट एनर्जी क्या होती है? कंडक्ट भी होगी। जो पूरी बॉडी है, जो जैसे कार है या बाइक है या ट्रक है, वो पूरा मेटल का बना होता है। और मेटल क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक इसके हीट के, तो वो हीट को कंडक्ट करेंगे, आगे से आगे हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी और रेडिएशन के थ्रू भी उसका लॉस होगा। दूसरा, साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ज्यादातर एनर्जी साउंड में भी जा रही है, बाकी थोड़ी बहुत एनर्जी लाइट एनर्जी में भी वेस्ट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड डिसिपेशन। ये क्या होगा? ये एनर्जी का डिसिपेशन होगा। तो कार्नो ने एक आइडियल इंजन के बारे में सोचा। आइडियल इंजन मतलब एक ऐसा इंजन जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होगा और उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। ऐसे इंजन को क्या बोला गया? ऐसे इंजन को कार्नो इंजन बोला गया। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, रियल लाइफ में ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। और इसी इमेजिनेशन के बेस पर हम लोग हमारे जो प्रैक्टिकल इंजन हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। तो साडी कार्नो ने जो इंजन के बारे में बताया, या उन्होंने एक साइकिल के बारे में बताया कि ऐसा करके हम इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल को यूज करके इंजन को डिजाइन किया जाता है ताकि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम आए, ताकि एनर्जी के लॉसेस कम से कम हो। वो जितनी भी हीट एनर्जी उसको मिले वो सारी हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट करे? वर्क डन में कन्वर्ट करे और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। ओके, तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है,
जो ये टेस्ट करने के काम में आएगा कि हमने जो इंजन बनाया है उसकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, या हमने जो इंजन बनाया है उसकी इंस्पेक्शन करनी है तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए इस प्रिंसिपल का यूज किया जा सकता है। सो दैट इंजन इज कॉल्ड कार्नो इंजन। और कार्नो इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू पास होगा, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होगा इंजन का, और एक साइकिल कंप्लीट होने पर वो कितनी प्रोसेसेस से पास होगा। वन साइकिल कंप्लीट होने पर वो 4 प्रोसेसेस से पास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्नो साइकिल। अच्छा, पहले इंजन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। जनरल डिस्कशन हमने कर रखा है इंजन का, मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया था कि किस तरह से वर्क करते हैं हीट इंजन, तो उसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी कार्नो इंजन की क्या क्या पार्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो पार्ट होगा इसमें वो होगा हीट सोर्स। सबसे पहला पार्ट इसमें होगा हीट सोर्स। हीट सोर्स विच इज एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कितना है, एट T1 डिग्री सेल्सियस। जो हायर टेम्परेचर है उसको हम लोग T1 डिग्री सेल्सियस से लिख देते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम लोग एक स्टैंड यूज करेंगे जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड बोला जाता है। एक स्टैंड यूज करेंगे जिसको क्या बोला जाता है, जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड बोला जाता है। इंसुलेटिंग स्टैंड कैसे बनाएंगे, एडियाबैटिक वॉल्स होंगी इसकी वॉल्स कैसी होंगी, एडियाबैटिक वॉल्स होंगी। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, मतलब जो हीट को क्या नहीं कर सकती हैं, जो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगी। ये इसका सेकेंड पार्ट है। और इसकी ये वाली जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है। दिस इज कंडक्टिंग वॉल। एक इसके अंदर हम लोग सिलेंडर यूज करेंगे विच इज हैविंग ए पिस्टन, जिसमें क्या लगा होगा, जिसमें पिस्टन लगा होगा। और इस सिलेंडर की जो वॉल्स होंगी, साइड वाली जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स है, मतलब कि ये हीट का कंडक्शन नहीं कर सकती। दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स। और इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है वो पिस्टन भी क्या है, वो पिस्टन भी एडियाबैटिक पिस्टन है, मतलब वो भी हीट का कंडक्शन नहीं करेगा। So this wall is adiabatic and this piston is also adiabatic, non-conducting walls का बना हुआ है। लेकिन इसकी ये वाली जो वॉल है, this wall is conducting, क्योंकि हम इस सिलेंडर को कभी सोर्स पे रखेंगे, कभी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, और कभी हम इसको सिंक पे रखेंगे। तीसरा जो हमारे पास एक इसका यूनिट है, एक इसका पार्ट है, फोर्थ पार्ट, दैट इज सिंक। सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर विच इज T2 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़े कम टेम्परेचर पे है, जिसको किससे लिखा जा रहा है, जिसको T2 डिग्री सेल्सियस से लिखा जा रहा है। ओके, तो ये कार्नो इंजन के पार्ट्स हैं। अब हम लोग हीट सोर्स क्या है, हीट सोर्स इट इज ए सोर्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट एनी अमाउंट ऑफ हीट। ये एक ऐसा सोर्स है जिससे हम जितनी भी हीट एनर्जी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इट्स टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज, इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। आप इससे जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। इसको बोला जाता है हीट सोर्स। सिंक, सिंक इज ए बॉडी in which this engine will reject the heat energy। सिंक वो बॉडी है जिसमें क्या करेगा, जिसमें इंजन अपनी एनर्जी को, हीट एनर्जी को रिजेक्ट करेगा। बाकी का वर्क डन होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा सिंक में। और सिंक का काम कौन करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सराउंडिंग्स। क्योंकि सराउंडिंग में आप जितनी भी हीट एनर्जी देना चाहें दे सकते हैं, इसका टेम्परेचर क्या नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता। जैसे हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, हमने 1 लीटर पेट्रोल को बर्न किया, बर्न करने पर जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई, हम ये कंसीडर करते हैं कि उससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो सराउंडिंग है वो काफी बड़ी है। इतनी कम एनर्जी से इतनी बड़ी सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ सकते, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो सकता। सो इट इज ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर इन विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड। ये एक लोअर टेम्परेचर की बॉडी है जिसमें किसी भी अमाउंट की हीट एनर्जी को रिजेक्ट किया जा सकता है, एंड इट्स टेम्परेचर विल नॉट चेंज, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लोअर टेम्परेचर पे सिंक जो है वो लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि हीट इंजन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हीट फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक डायग्राम था जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हीट सोर्स, यहां से हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, कितनी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, जिसको Q1 से लिखते हैं। दिस एब्जॉर्ब्ड heat will be utilized by working substance
इन डूइंग सम वर्क, ये वर्किंग सब्सटेंस इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और कुछ वर्क डन करेगा, बाकी की हीट एनर्जी को कहाँ रिजेक्ट कर देगा, साइलेंसर के थ्रू। जो गर्म गैसेज होती हैं, हॉट गैसेज होती हैं, वो सराउंडिंग में चली जाती हैं, तो बाकी की हीट एनर्जी कहाँ रिजेक्ट कर दी जाएगी, सिंक में रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये हीट फ्लो है, सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, वर्किंग सब्सटेंस से वर्क डन किया और फिर बाकी की हीट एनर्जी रिजेक्ट कर दी सिंक में। So this is the body at higher temperature and this is the body at lower temperature, and heat is flowing from higher temperature to lower temperature, and in between we are doing some work with the help of a arrangement, with the help of an arrangement. तो हमने बीच में एक ऐसा सिस्टम लगाया जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्क डन कर लेते हैं। ओके, ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं कार्नो इंजन के, ये पार्ट्स हैं। अब हम इसके साइकिल के बारे में बात करते हैं, कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल में ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगी, मतलब कि सिस्टम इनिशियली जिस स्टेट में था फाइनली वो उसी स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि पहले हमारे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो भी गैस है उसका प्रेशर P1 है, उसकी वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, ये इसके पैरामीटर्स है इस सिस्टम के। तो हमने इसको कंप्रेस किया, एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, एक्सपेंड किया, बाद में जाकर के लास्ट में जाकर के उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1 V1 T1 हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि सिस्टम जिस स्टेट से शुरू हुआ था उसी स्टेट पे वापस आ गया। अगर उसी स्टेट में वापस आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस में किस तरह के स्टेप्स होंगे अब हम उनको देखते हैं। तो पहला स्टेप देखिए होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहले हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, एक्सपेंशन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, then isothermal compression, and finally last step is adiabatic compression. Last step is adiabatic compression. अब ये लास्ट स्टेप जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे, सिस्टम दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको साइक्लिक प्रोसेस बोल रहे हैं। ओके, तो अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा, एक ग्राफ साथ साथ हम लोग लिखेंगे, और आपको ये बताऊंगा कि ये जो सिलेंडर है इसको हम सोर्स पे रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे या सिंक पे रखेंगे। अभी सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ग्राफ देखिए, इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम जिसको पीवी डायग्राम भी बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बोलते हैं जिसको। इसमें इनिशियल स्टेट दी गई है, चलो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ए लिख देते हैं। और ए पॉइंट के पैरामीटर्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P1 V1 T1। प्रेशर है P1 और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है V1। सो दिस इज द प्रेशर, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं इसकी इनिशियल स्टेट को, एंड वॉल्यूम इज V1। ये इसकी इनिशियल स्टेट है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन नाम से पता लग रहा है, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और क्या करना है, एक्सपेंशन करवाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सिलेंडर है इसको उठा करके रख देंगे सोर्स के ऊपर। तो ये जो सिलेंडर है जब इसको सोर्स के ऊपर उठा करके रख देंगे तो क्या होगा, ये हीट सोर्स से इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो इस पिस्टन को यहां बनाते हैं, ये सिलेंडर हमने इस पोजीशन पे रख दिया। इनिशियल स्टेट मैंने आपको बता दी P1 V1 T1।
अब ये यहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, तो आंसर है कि कुछ वर्क डन होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से हीट एनर्जी इसमें जानी स्टार्ट होती है, ठीक है। और जैसे ही हीट एनर्जी इसमें जाएगी तो क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे। अगर यहाँ के पार्टिकल फास्ट मूविंग हुए तो पहले से ज्यादा एनर्जी से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। और अगर पहले से ज्यादा एनर्जी से कोलिजन करेंगे तो बेसिकली ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस कंटेनर में प्रेशर बढ़ चुके हैं। अच्छा, ये हीट इसमें क्यों जा रही है, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग वॉल है, ये भी कंडक्टिंग वॉल है। देखो इस सिलेंडर में मैंने क्या लिखा है, ये पिस्टन और साइड वाली वॉल्स एडियाबैटिक है, मतलब यहां से हीट का कंडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बॉटम वाली वॉल है ये कैसी है, ये कंडक्टिंग वॉल है। तो हमने सिलेंडर को इसके ऊपर रख दिया, सोर्स के ऊपर रख दिया और बोला भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। अब ये यहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करते ही क्या होता है, पार्टिकल का मोशन बढ़ जाता है। पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होने से कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन इंक्रीज होने का मतलब है कि प्रेशर बढ़ चुका है। अगर प्रेशर राइज हो चुका है तो पिस्टन मूव करना स्टार्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने मासेज रखे हुए थे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो ब्रिक्स रखी हुई थी इन ब्रिक्स को यहाँ से हटा दिया। ब्रिक्स को जैसे ही हटाया अब ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तभी तो ये सोर्स से हीट एनर्जी ले पाएगा। यहाँ का टेम्परेचर कम होगा उसके बाद ही तो यहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो बेसिकली इन पार्टिकल्स के पास जितनी भी एनर्जी थी उस एनर्जी से क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। पार्टिकल्स ने जाकर के पिस्टन पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वर्क डन हुआ। अगर पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी से वर्क डन किया तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताए थे। इफ ए बॉडी इज डूइंग द वर्क देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम वर्क डन करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये सिस्टम, ये गैस के पार्टिकल वर्क डन कर रहे हैं पिस्टन को ऊपर ले जाने में, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ। अब जैसे ही एक्सपेंशन हुआ पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो गई। इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो मतलब टेम्परेचर भी कम हो गया। इंटरनल एनर्जी को किससे लिखते हैं, डीयू से लिखा जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम एस डेल्टा टी से। m is the mass of the substance, s is the specific heat of the substance and delta t is the change of temperature। इसको ऐसा भी लिखा जाता है n cp dt। वॉल्यूम तो चेंज हो रही है ना, एक्सपेंशन हो रहा है। प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रह सकता है प्रेशर यहाँ पे एक्सपेंशन के दौरान। सो दिस इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसको इस फॉर्मूला से भी लिखा जा सकता है, n cp dt से भी लिखा जा सकता है। एनीवेज ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बात ये है कि ये सिलेंडर एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करेगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस सिलेंडर को उठा करके सोर्स के ऊपर रख दिया। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने यहाँ से जो ब्रिक्स पड़ी थी यहाँ पर, इस पर जो मासेस पड़े थे उन मासेस को हटा लिया ताकि एक्सपेंशन हो सके, पिस्टन अपर डायरेक्शन में जा सके। और जैसे ही फ्री एक्सपेंशन होने लगता है इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है। अगर यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है तो पिस्टन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए जैसे ये पिस्टन ऊपर जाता है इस पिस्टन को यहाँ लॉक कर देते हैं। लॉक कर देते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम हो चुका है, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये जो सोर्स है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और ये जो गैस है यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन हुआ इसका टेम्परेचर 95 हो गया। अब टेम्परेचर तो चेंज हो चुका है। अगर टेम्परेचर चेंज हो चुका है तो आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ी ना बोल सकते हैं इसको। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमें इस प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए स्लो प्रोसेस, तो हमें इस पिस्टन को रोकना पड़ेगा। तो मैंने पिस्टन को रोक दिया। यहाँ पे रोकने से क्या हुआ, अब हीट एक्सचेंज का टाइम मिलेगा। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर 95 डिग्री है। हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, सोर्स से सिस्टम में जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस में जाएगी, यहाँ पर जो गैस भरी हुई है। तो हीट एनर्जी यहाँ पर जानी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे फिर से यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर फिर से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
T1 टेम्परेचर हो गया, T1 इनिशियल टेम्परेचर 100 था, फिर से 100 हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से इस लॉक को हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो फिर पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट होगा, फिर से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में फिर से टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा फिर इसको लॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम हो चुका है। अब ये सोर्स से फिर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए एक्सपेंशन करवाएंगे। तो ये जो एक्सपेंशन होगा ये स्लो एक्सपेंशन होगा, ऐसा नहीं है कि आपने पिस्टन को छोड़ दिया और ऐसा फैलता जा रहा है पिस्टन। तो उससे क्या होगा, उससे इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, मतलब कि जो गैस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवा रहे हैं। अच्छा, एक्सपेंशन को इस ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? एक्सपेंशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिखाएंगे कि वॉल्यूम इसकी इंक्रीज होगी। तो ये मैंने इसको यहाँ पर बी पॉइंट बना दिया और यहाँ लिखा कि प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम होगी V2, लेकिन टेम्परेचर T1 ही है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर T1 ही है, बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और इसकी एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। क्यों एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है? इसकी जो ट्रेसिंग है वो ए से बी की तरफ दिखाई गई है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एक्सपेंशन में। पहले वॉल्यूम V1 थी, इस तरफ जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है, V2 हो चुकी है। प्रेशर भी चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? T1। तो साइकिल का पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप कैसे कंप्लीट होगा? आपको इस सिलेंडर को उठा करके सोर्स पे रखना है। सिलेंडर के ऊपर जो मासेज रखे हैं उन मासेज को हटा देने हैं, ताकि गैस एक्सपेंड होना स्टार्ट करे। और जैसे ही एक्सपेंशन होता है यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ का टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होता है पिस्टन को ऊपर बढ़ने से रोक देते हैं, ताकि हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो यहाँ पे। अब सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, गैस का टेम्परेचर फिर से पहले जितना हो जाएगा अब एक्सपेंड होने देंगे, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर से वही टेम्परेचर करने के लिए फिर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर टेम्परेचर पहले जितना हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए एक्सपेंशन करवाएंगे। अच्छा, सेकंड क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब नाम से पता लग रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इस सिलेंडर को फिर से उठा करके कहाँ रखना पड़ेगा? इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखना पड़ेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कि किसी भी वॉल से हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो इसकी जो लास्ट वाली वॉल थी, ये वाली डाउन वाली जो वॉल है, ये कंडक्टिंग वॉल थी। अब इसको भी नॉन कंडक्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, इसको हम लोग इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते ही क्या होगा? ये 3 वॉल तो एडियाबैटिक थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अब ये जो बॉटम वाली वॉल थी ये भी क्या होगी? ये भी एडियाबैटिक होगी। अब ये सिलेंडर चारों तरफ से बंद हो चुका है, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, बाहर से हीट एनर्जी अंदर नहीं जाएगी और अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाने के लिए क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मासेज रखे हुए हैं या हमने इस पिस्टन को लॉक कर रखा है, इसको छोड़ देंगे ताकि ये फ्रीली एक्सपेंड हो। आप जैसे ही रिलीज करेंगे पिस्टन सडनली ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हायर टेम्परेचर पर है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर है, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और कोलिजन जो है वो बहुत फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। अगर कोलिजन फ्रिक्वेंट हो रहे हैं तो बेसिकली प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ के प्रेशर के कारण जैसे ही हम लोग पिस्टन को रिलीज करते हैं, पिस्टन सडनली ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप की कैलकुलेशन भी लिख लेते हैं हम लोग पहले, फिर हम लोग सेकंड स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मैंने क्या बताया कि सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी और धीरे धीरे एक्सपेंशन करेंगे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो सबसे पहली बात, जितनी भी हीट एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब की जाएगी, सोर्स से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उसको Q1 से लिखते हैं। पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हुआ क्या? तो आंसर है नो, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग किससे लिखेंगे? उसको W1 से लिखेंगे। सो द हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द वर्क डन। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा हमने लिखा थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की हेल्प से। फर्स्ट लॉ क्या कहती है? फर्स्ट लॉ कहती है कि आप जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को दोगे, उस हीट एनर्जी से दो काम होते हैं। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और कुछ वर्क डन होगा। जैसे 100 जूल की एनर्जी दी तो कुछ 40 जूल से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, बाकी के 60 जूल से पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। टोटल वर्क कितना हुआ? 100 का। सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
100 जूल की एनर्जी दी सिस्टम को, 40 जूल से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मतलब उसका टेम्परेचर राइज हुआ, बाकी के 60 जूल की एनर्जी किसमें यूटिलाइज हुई, वर्क डन में फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करने में, एक्सपेंशन में खर्च हो गए। लेकिन इस केस में ऐसा होगा नहीं, इस केस में ये तो आएगा ही नहीं, ये तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहां पर भी टेम्परेचर T1 था, यहां पर भी टेम्परेचर T1 है, तो क्लियरली ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग बट टेम्परेचर इज सेम। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। तो आप जितनी भी हीट एनर्जी यहां पर प्रोवाइड करोगे, वो सारी की सारी हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी किसमें, वर्क डन में। तो बेसिकली इस फर्स्ट केस में, फर्स्ट स्टेप में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये लिखा जा सकता है दैट Q1 इज इक्वल टू W1। जितनी भी हीट आप इसको दोगे वो सारी हीट एनर्जी वर्क डन में खर्च होगी, वर्क डन में यूटिलाइज होगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका फॉर्मूला होता है 1 मोल गैस है तो n की जगह पे तो 1 लिख देंगे, अगर n मोल गैस है तो n मोल लिख सकते हैं, nRT1 log base E फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला। इतना वर्क डन होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कौन से टॉपिक के अंदर, जब हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होती हैं, इसका क्या स्टेट, क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, और इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं इसके, और आइसोथर्म क्या होता है इसका, वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वर्क डन की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, तो उस कैलकुलेशन का डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। nRT1, n is the number of mole, R is the universal gas constant, T1 is the temperature T1 which is maintained during this process, and V2 is the final volume, initial volume is V1। तो जितनी भी हीट देंगे वो सारी हीट एनर्जी वर्क डन में यूटिलाइज होगी। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले सारी वॉल्स को एडियाबैटिक करना पड़ेगा। तो जो नीचे वाली कंडक्टिंग वॉल थी उसको भी बंद करने के लिए हमने इस सिलेंडर को इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। अब गैस के पास कुछ इंटरनल एनर्जी है, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके वर्क डन करेगा। अगर गैस के पार्टिकल इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर इस गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी किस में यूटिलाइज हुई, इन डूइंग सम वर्क, इन एक्सपेंशन। तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, चेंज होगा, होता है तो हो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है, और प्रेशर और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, बट हीट एक्सचेंज नहीं होगी। हीट एक्सचेंज यहाँ हो ही नहीं रही है। तो ये ग्राफ बी से सी की तरफ बढ़ता है, दिस इज द सी पॉइंट, और सी पॉइंट पर क्या होगा, सी पॉइंट के पैरामीटर्स होंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, T3, V3 एंड T2। तो ये ग्राफ पहुंच चुका है बी से सी तक, और ये जो वॉल्यूम है ये V3 वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम और इंक्रीज हो चुकी है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के बाद में अब क्या करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एडियाबैटिक एक्सपेंशन का हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना वर्क डन होगा जब ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू द एनर्जी ऑफ दिस गैस, सो दिस वर्क डन इज W2। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को लिखने का तरीका है, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। W2 से लिखेंगे, सेकंड स्टेप है इसलिए, R अपॉन 1 माइनस गामा। गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, और यहाँ पे लिखेंगे T2 minus T1। This is the formula of the work done in adiabatic expansion।
यहाँ पर जो गैस के कारण पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उस एक्सपेंशन को के अंदर जो वर्क डन होगा, यहाँ पर पिस्टन के मूव करने से जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आर कांस्टेंट है, गामा भी, जो भी गैस हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसके लिए गामा भी कांस्टेंट होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी 1.5, 1.28 या 1.4, अलग अलग तरह की गैसेस के लिए इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। T2 फाइनल टेम्परेचर, जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो ये ठंडी हो जाएगी गैस, वो टेम्परेचर यहाँ लिखना है T2। इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1, तो T1 लिख देंगे इस जगह पे। सो दिस इज द वर्क डन इन द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।